कैसे स्टेट बेटा? तो अब तक आपके पास 3 लॉज हो चुके हैं। बॉयल्स लॉ जो आपके पास किससे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था, उसके बाद आपके पास चार्ल्स लॉ जो आपके पास प्रेशर से इंडिपेंडेंट था, और सबसे लास्ट में हमिल्टन लॉ जो आपके पास किस चीज से वॉल्यूम से डिपेंडेंट था। ये थे बेटा। इसके अलावा आपने एक छोटी सी चीज और देखी थी, एवोगैड्रो लॉ जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट था, पी और टी कांस्टेंट पे। अब लास्ट लेक्चर में जो अपने पास बात हुई थी वो ये हुई थी कि आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को लॉज को, जिसमें आपके पास अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो गया था आपके पास V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। यहां पर क्या आया था बेटा आपके पास चार्ल्स के अंदर? हाँ जी बिल्कुल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अपने तीनों लॉज को जब इकट्ठा किया था तो आपके पास क्या आया था? आपके पास आ गया था PV/T at a given mass of a gas is always a constant value। ये चीज आ गई थी बेटा अपने पास लास्ट में, जिसको हमने एक सिंपल सा कंबाइंड गैस इक्वेशन नाम दे दिया था P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ये था अपने पास लास्ट लेक्चर में जो हमने कंबाइंड गैस इक्वेशन के नाम से अब तक किया था। अब इन तीनों लॉज को थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखेंगे, और उसके लिए आप बात करोगे थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है आपके पास डाल्टन्स लॉ। पहले थोड़ा सा देखते हैं हमें डाल्टन्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा बेसिक सा। बेटा आपके पास ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही गैस है, इन्वायरमेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस आपके पास है, बहुत सारी गैसेस होंगी। तो जब बहुत सारी गैसेस होंगी तो आपके पास वो जो गैसेस होंगी उन गैसेस के आपके पास अलग अलग रेट ऑफ कोलिजन होंगे, अलग अलग कोलिजन की स्पीड रही होंगी, जो अलग अलग स्पीड के साथ कोलाइड कर रही होंगी। तो उनके सबके अपने कोलिजन पर यूनिट टाइम होंगे आपके पास, कोई यहाँ कोई यहाँ, मतलब कोलिजन सभी कर रहे होंगे। तो उन कोलिजन की वजह से क्या होगा एक छोटा सा काम होगा। क्या? आपके पास जो कोलिजन्स है हर एक का अलग अलग होगा, और टोटल जो कंटेनर जिसके अंदर वो सारी गैसेस कोलाइड कर रही होंगी उनका जो ओवरऑल प्रेशर होगा वो एक अलग वैल्यू रहेगी। कहने का मतलब ये है, मैं आपके सामने डाल्टन क्लास से पहले एक सिंपल सी बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो सिंपल सी बात है बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर। क्या है ये पार्शियल प्रेशर? क्योंकि प्रेशर क्या है आपके पास आप सबको अच्छे से पता है, प्रेशर क्या होता है आपके पास भाई? कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। गैस के केस में आप यही याद रखेंगे कि कितने कोलिजन पर यूनिट टाइम आपके पास हो रहे हैं, दोज आर क्या होंगे बेटा? वो आपके पास प्रेशर एक्सर्शन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो आप इसी तरीके से सोचिए, मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट, भाई कोई भी ए स्टूडेंट है, उसको फुल फोर्स के साथ चिल्लाने के लिए बोला गया, साथ में बी भी था, अब वो भी उसको कोरस दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था, सी भी था और डी भी था, सारे चिल्ला रहे हैं। बाहर एक ऑब्जर्वर बैठा है, मान लो ऑब्जर्वर है भाई आपके पास एक्स, तो एक्स को जो बाहर आवाज सुनाई देगी वो तो एक ओवरऑल आवाज सुनाई देगी ना, जिसमें ए बी सी और डी सारों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूं भाई इसमें अकेले ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, अकेले बी का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है ना जी? हो सकता है ए अकेला 50% पूरा नॉइज यही अकेला क्रिएट कर रहा हो, बी सी डी तीनों मिलके 50% कर रहे हो सकता है डी तो बेचारा सिर्फ इतना ही कर रहा हो, बी और सी ज्यादा शोर कर रहे हो डी के कंपैरिजन, है ना जी? तो आपके पास जो ओवरऑल प्रेशर है वो होगा इन चारों का, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट का कितना प्रेशर होगा उसको आपने एक सिंपल सा नाम दे दिया, और वो क्या कह दिया आपने? पार्शियल प्रेशर। तो आपके पास दो टर्म आ गए, एक कैपिटल पी, बार बार यूज होगा बेटा आपके पास, एक कैपिटल पी और एक छोटा पी। ठीक है जी। कैपिटल पी ऑलवेज एक्सप्लेन टोटल प्रेशर, और स्मॉल पी ऑलवेज एक्सप्लेन पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होगा कि कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है किसी पर्टिकुलर गैस ने। ठीक है। और टोटल प्रेशर क्या होगा? जितनी भी कंटेनर के अंदर सारी गैसेस थी उन सारों ने मिलके कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है जी। तो यहीं से आपके पास कंसेप्ट होगा डाल्टन लॉ का। अब पहले पार्शियल प्रेशर को थोड़ा सा देखते हैं। भाई पार्शियल प्रेशर को अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल प्रेशर क्या है आपके पास, कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड
बाय एन इंडिविजुअल एंटिटी, बाय एन इंडिविजुअल गैस, कोई भी इंडिविजुअल गैस जो है वो कितना प्रेशर अप्लाई करती है, वो होगा आपके पास पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर भाई ओवरऑल मिक्सचर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब डाल्टन ने इन दोनों के बीच में ही रिलेशन बताया था, और वो यही है जो आपको पता है, क्या आपके पास जो टोटल प्रेशर होगा वो हमेशा सम रहेगा सारे जितने भी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर के इक्वल। सो यही था आपके पास डाल्टन का। डाल्टन ने क्या कहा, इन गिवन कंडीशंस फॉर अ गैस या फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर जो P आपके पास exerted is the sum of the partial pressure of all the constituent gases। एक बार फिर से आराम से, कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड है किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो हमेशा कंबाइंड प्रेशर के बराबर है। कंबाइंड यानी कि सम कर दिया आपने किसका, पार्शियल प्रेशर का। ठीक है जी, P टोटल या P कैपिटल P इज सम ऑफ ऑल दी पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, अब आपको देखना है छोटा p पार्शियल प्रेशर, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज हल्की सी याद रखनी है। थोड़ा सा याद करो, मोल फ्रैक्शन याद है कुछ? ठीक है जी, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन की। क्या थी बेटा मोल फ्रैक्शन? क्या थी मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन थी बेटा आपके पास जिस भी क्वांटिटी की आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मान लो आप क्वांटिटी नंबर मान लो पी की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगी बेटा मोल फ्रैक्शन? जिस भी एंटिटी की आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मिक्सचर के अंदर आप बात करते हो, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन आपने किए थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, भाई कोई क्वांटिटी ए है, एक सेकेंड, भाई आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर आपके पास मान लो N2 है, भाई O2 है, भाई CO2 है। N2 के उसके अंदर भाई टोटल 2 मोल्स हैं, भाई O2 के आपके पास 4 मोल है, और CO2 के आपके पास मान लिया भाई 4 ही मोल है। आपसे पूछा जाए N2 की, O2 की और CO2 की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, तो अभी इस फार्मूले को लगाओ, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी, मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है मान लीजिए N2 की, तो कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने होंगे 4 + 4 + 2, कितने होंगे बेटा, एग्जैक्टली बिल्कुल 10। तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी बेटा 0.2। मान लो आपको CO2 की निकालनी है, कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितना होगा बेटा आपके पास, हाँ जी यस 4, वेरी गुड, अपॉन में 10, 0.4। ठीक है जी, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी। और जब आप इसको चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे इसको, कि आपके पास जो P टोटल है किसी भी गैस का, वो किसके इक्वल होगा आपके पास, उस गैस की पार्शियल प्रेशर के सॉरी किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मान लो आप किसी गैस ए की बात करो, वो किसके इक्वल होगा आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। ठीक है जी, फिर से डाल्टन लॉ था कि भाई आपके पास जो टोटल प्रेशर होगा, ये डाल्टन लॉ की मेन स्टेटमेंट है बेटा आपके लिए, तो जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का किसी कंटेनर के अंदर, तो वो किसके इक्वल होगा, उन सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई, किसी इंडिविजुअल गैस ने कितना प्रेशर लगाया, वो आपका पार्शियल प्रेशर होगा। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है भाई, आपके पास उस गिवन गैस की जो भी मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय उसका टोटल प्रेशर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है बेटा, अब इसी डाल्टन लॉ के ऊपर आपके पास सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, आप किसी सी शोर के ऊपर हो, समुद्र के किनारे हो, वहां पे नॉर्मल प्रेशर आपके पास है 1 बार, तो वहां पे आपके पास प्रेशर होता है हमेशा 1 बार, तो क्या
C4 के ऊपर आपके पास सिर्फ N2 है या सिर्फ O2 है? नहीं भाई, वाटर वेपर्स होंगे काफ़ी ज़्यादा, N2 होगी, O2 होगी, CO2 होगी। ठीक है जी, हो सकता है भाई और भी आपके पास पॉल्यूशन इतना है तो NO2, SO2, CO, इनके भी आपके पास पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं। तो भी आपके पास वहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो है 1 बार। तो जो प्रेशर है वो 1 बार है, तो इसका मतलब वो जो प्रेशर है वो सभी की वजह से है। अब बता दिया कि उस C4 के ऊपर जब आपने मुआयना किया, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके पास 25% तो थी आपके पास O2 और 75% जो थी वो थी N2। तो भाई इसका किसका O2 का पार्शियल प्रेशर बताओ और बेटा किसका N2 का पार्शियल प्रेशर बताओ। कैसे निकालोगे भाई? सर आपने तो मोल्स कहा था, पहले इसके मोल्स दो O2 की, ये तो परसेंटेज दे दी। अरे वहां से भी हो जाएगा बेटा, कोई इशू ही नहीं है। कैसे? आपके पास O2 के मोल्स नहीं है लेकिन परसेंटेज तो है, तो परसेंटेज मोल फ्रैक्शन निकालने के काम आएगी। कैसे? टोटल आपके पास अमाउंट कितना है 100, इसमें O2 कितना है 25, तो मोल फ्रैक्शन आपके पास कितनी हो जाएगी O2 की 25/100, दैट्स इट। और N2 की कितनी हो जाएगी भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली 3/4, ठीक बोल रहे थे 3/4। आपकी दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई 1/4 3/4। पी टोटल है आपके पास, अब आराम से आपके पास PO2 आ जाएगा। PO2 कितना होगा भाई आपके पास 1/4, ठीक है जी, इसकी मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल 1 बार, दैट इक्वल्स टू दी 1/4 यूनिट्स। ऑब्वियस है प्रेशर की यूनिट्स है तो 1/4 बार हो जाएगा ये, यूनिट्स की जगह आप एग्जैक्ट लिखोगे तो। और पार्शियल प्रेशर ऑफ M2 कितना हो जाएगा? कर लो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपके पास इस तरीके से आराम से इसके सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास एक बहुत सिंपल कंसेप्ट आएगा बेटा, और वो है सबका फेवरेट, इस चैप्टर की जान, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है जी ये आइडियल गैस इक्वेशन? क्या बनेगी आइडियल गैस इक्वेशन? हाँ जी, ये वो इक्वेशन है जिसमें आपके पास बॉयल्स लॉ, जिसको चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसाक लॉ, सारे लॉ जिसको एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे फॉलो करते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो सारी गैसेस को आपने नाम दे दिया आइडियल गैस। ठीक है जी। या फिर आपके पास क्या आइडियल गैस? जो आइडियल गैस एवरी कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स तो पीवीटी एंड एन है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो कोई भी गैस अगर चार्ल्स, बॉयल्स, अमंटन्स, एवोगैड्रो, गे-लुसाक सभी लॉज को फॉलो करती है तो वो गैस भी आप आइडियल गैस बोल सकते हो। तो आपके पास अब की बार जो टर्म है वो आपको पता ही है, सब्जेक्टिव है। डिफाइन आइडियल गैस, तो दो डेफिनेशन हो जाएंगी। डेफिनेशन नंबर 1, those gases which follow ideal gas equation in each and every condition of pressure, volume, temperature, right? Second, those gases which follows Boyle, Charles, Amonton, etc. laws are also termed as the ideal gases. दोनों डेफिनेशन है, आप आराम से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आपको लिखनी है ये नोटबुक में। दूसरा, आइडियल गैस इक्वेशन इन्हीं लॉज से आपके पास सिंपल सा बना सकते हो। कैसे? देखो, वो जो स्टार्टिंग की थी जहां से लेक्चर की वहीं से, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, बिल्कुल। और आपके पास वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है इन गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ऑब्वियस आइसोथर्मल कंडीशंस, आइसोपोरिक कंडीशंस, आइसोबारिक कंडीशंस, और यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट की गई हैं। तो इन सारों को जब आप कंबाइन करोगे पता चल गया P और V में इनवर्स का रिलेशन है और PT या VT और VN में डायरेक्ट का रिलेशन है। इन सारों को इकट्ठा किया तो आपके पास क्या बन गया P, ठीक है जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो भाई आपके पास एक ऐसा रिलेशन आएगा P इज इक्वल टू एन टी, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी जरूर आएगी अपॉन में V, ऐसे आएगा।
कंबाइंड गैस इक्वेशन में तो आपने 2 ही लॉज यूज किए थे, इसमें आपने सारे लॉ यूज कर लिए बेटा। अब आपको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। कंबाइंड गैस इक्वेशन में कांस्टेंट 1 था, इसलिए उसका नाम ही नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट होगा आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा R, और क्या बन जाएगा NT/V। ये होगा यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट होगा आपके पास यहाँ पर? R। और ये R क्या है आपके पास? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये R क्या बेटा आपके पास? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, ये आइडियल गैस इक्वेशन बन गई आपके पास, जिसको आप हमेशा V उस तरफ चला गया तो क्या बन जाएगा आपके पास? PV इज इक्वल टू NR इंटू में T। PV इज इक्वल टू NRT, where P pressure, total pressure, V volume, N number of moles, R universal gas constant, and T is temperature। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं एक बार। भाई आपके पास PV इज इक्वल टू NRT, मैथमेटिकल थी, सिंपल सी आ गई। डेरिवेशन ये कुछ नहीं है भाई, कहीं इसको डेरिवेशन लगा कुछ नहीं, जस्ट जनरलाइजेशन करके बताया है ना, तो आपको PV इज इक्वल टू NRT ही याद रखनी है। तो आइडियल गैस क्या है ये समझ में आ गया। कोई भी ऐसी गैस जो इस इक्वेशन को एवरी कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे फॉलो करेगी, दैट इज एन आइडियल गैस। आइडियल गैस आइडियल क्यों होती है? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप फिजिक्स में ये कह के चलते हो कि आपके पास पुली के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, नहीं हो सकता। ऐसी कोई पुली कहाँ से बन सकती है बेटा जिसपे फ्रिक्शन ना हो? फ्रिक्शन तो होगा, हाँ नेग्लिजिबल हो सकता है। तो सेम यहाँ पे है, ये जो आपके पास आइडियल गैसेस हैं, जब इनको थोड़ा सा फिजिकल सेंस में पढ़ोगे तो एक्चुअली में कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी इफ उसके पास 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एक, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स है। जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है और कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है, पॉइंट 1। और दूसरा, वो जब भी एक दूसरे के साथ, क्योंकि गैस है बहुत हाई एनर्जी है, बहुत स्पीडली डिफ्यूज होती है, ऑब्वियस बात है दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, सो द कोलिजन्स बिटवीन देम आर always elastic. The collisions between them are always elastic. जो गैस इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगी वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वही इन सारे लॉज को, बॉयल्स, चार्ल्स, हैमिल्टन, एविगेटर सभी को फॉलो करेगी। इन 2 कंडीशनों को, एक क्या, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स नहीं हो, और दूसरा, वो हमेशा एक दूसरे के साथ जब टकरा रहे होंगे तो उनके कोलिजन इलास्टिक होंगे। ये तो देखो बेटा फैक्चुअल सी बात है, इलास्टिक कोलिजन्स दो आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी एक बार हल्की सी बात देख लेते हैं। वो कोलिजन्स जिनके अंदर आपके पास एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस 0, मतलब आपने किसी फोर्स के साथ बोर्ड के ऊपर बॉल मारी तो जितने फोर्स के साथ की बॉल उतने ही फोर्स के साथ रिबाउंड हो। या फिर आप जस्ट सोच के देखो, आपने यहां से एक बॉल डाली है तो बॉल जाके क्या करेगी, कोलाइड करेगी किसके साथ, फ्लोर के साथ। उसके बाद इस लेवल से आपने डाली तो बॉल इसी लेवल पे है, तो जितनी एनर्जी के साथ गई थी एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी के साथ वो वापस आए। ऐसे कोलिजन्स को क्या बोलते हैं भाई, इलास्टिक कोलिजन। तो भाई जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, तो क्या कोई ऐसी गैस हो सकती है जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गैस के बीच में चलो मान लिया आयनिक, कोवलेंट या भाई आपके पास कोऑर्डिनेट किसी टाइप का बॉन्ड शायद नहीं है। गैस के मतलब ये नहीं है भाई कि सर आप N2 और N2 की बात करोगे जिसमें तो ये तो बॉन्ड है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मान लो N2 और दूसरे N2 के बीच में किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है, होगा भी नहीं, दोनों सेटिस्फाइड है भाई। लेकिन एक बॉन्ड तो हमेशा होगा, जो क्या था आपके पास, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। अरे वो तो यूनिवर्सल है, वन डर वाल फोर्स की टाइप, वो तो हमेशा ही होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास भाई ये है एक न्यूक्लियस और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये आगे दूसरा न्यूक्लियस और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है। कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इसके घूमते घूमते यहाँ आ जाए और इसके इलेक्ट्रॉन भी घूमते घूमते उस टाइम पे यहाँ पे आ जाए, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो होगी। जीरो अट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता।
तो भाई अट्रैक्शन तो होगी। दूसरा रिपल्शन भी होगी। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऐसे भी तो आ सकते हैं ना जी, बेटा जी ऐसे आ जाए और ये उस टाइम पे इसी जगह पे हो, क्योंकि हमें नहीं पता नहीं कि घूमने की स्पीड कितनी है, कब कब कहाँ कहाँ या एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो इस टाइम के इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो कुछ हो या ना हो, ये लंदन फोर्सेस वाला या वंडरवॉल फोर्सेस वाला अट्रैक्शन रिपल्शन तो होगा ही होगा। ये तो यूनिवर्सल है, हर एक एलिमेंट के अंदर है। कोई भी गैस एग्जैक्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन ना हो पॉसिबल ही ना है, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। और दूसरा, कोलिजन्स आर इलास्टिक, भाई और कुछ नहीं तो एयर ड्रिफ्ट, फ्रिक्शन हवा की वजह से, वो तो फील होगा ही होगा। वो कुछ तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। आप बॉल को डाल के देख लो अपने घर पे, क्रेजी बॉल मत डालना भाई कहीं करे सर वो तो मैंने ऐसे फेंकी बहुत ऊपर गई थी। अरे नहीं भाई, नॉर्मल बॉल कहीं को उसको फेंक के रखो, वो तो ज़्यादा ऊपर पहुंचाती, वो तो इलास्टिक का भी ऊपर इलास्टिक हो गया। नहीं भाई, नॉर्मल आप डाल के देखो, आपको दिखेगा। आप जिस हाइट से डालोगे वो जो आने वाली हाइट है वो ऑब्वियस उससे नीचे रहेगी। कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट की वजह से घटती है एनर्जी, ये तो कह रहा ना घटनी नहीं चाहिए। तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। गैसें नियरली आइडियल या नॉन आइडियल, जिनके लिए आप वर्ड यूज करते हो, रियल गैसेस होती है। कोई भी रियल गैस, एक्चुअल गैसेस जिनमें भाई अट्रैक्शन रिपल्शन भी होंगी और भाई इलास्टिक कोलिजन भी शो नहीं करेंगी, वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है। किस कंडीशन में? दो, एक प्रेशर आपके पास काफी लो और टेम्परेचर काफी हाई। इस कंडीशन में रियल गैस आपके पास एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। क्या बेटा, अगर आपके पास टेम्परेचर काफी हाई पुट करो, आप काफी हाई टेम्परेचर में गैस को पुट करो और प्रेशर को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दो, तो आपके पास एक रियल गैस अप्रोक्स, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, अप्रोक्स एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। तो ये था आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा आपके पास कंसेप्चुअल कंसेप्ट। अब इनके ऊपर, डाल्टन लॉ के ऊपर, आइडियल गैस के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, बात करेंगे उनके ऊपर नोट ग्रुप के अंदर। इनको एक बार देख लो, कोई चीज़ नोट करनी हो तो एक बार नोट कर लो। दैट्स इट।